ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमें ये बताता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं या हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। जैसे मैंने शायद आपको पहले एक बार एग्जांपल दिया था, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था दिल्ली से, तो उस समय मैं HDFC में था और मेरा जो रूममेट था उसने रिलायंस ज्वाइन करा था और हम लोग के दोनों का फर्स्ट जॉब था। तो मैं उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आके बताता था कि हमारा जो ऑफिस था वो RDC गाज़ियाबाद में बना हुआ था। HDFC का बिल्डिंग था पूरा स्पेशल, मतलब शायद पूरी बिल्डिंग उनकी खुद की थी या उन्होंने पूरी बिल्डिंग लीज पे ले रखी थी। और एक सेपरेट पेंट्री थी जिसमें टी, कॉफ़ी, सूप, लेमन टी, ये सब उस समय ब्लैक टी नहीं चलता था ज़्यादा। ब्लैक टी इधर थोड़ा समय से चल रहा है, 4-5 साल से। उस समय ब्लैक टी नहीं चलती थी, तो लेमन टी चलती थी। लेमन टी, कॉफ़ी, सूप आप अनलिमिटेड लीजिए, पेंट्री में जाइए अपना लीजिए। आप कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बहुत कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता था। सेपरेट एक मीटिंग रूम था। अगर आपको एक पब्लिक गैदरिंग करनी है, कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, तो सेपरेट प्रेजेंटेशन रूम बना हुआ था। बहुत रिच कल्चर था, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। टाइम टू टाइम हमारे जो ट्रेनर थे वो हमारी बिल्डिंग में ही बैठते थे और वो मतलब उनको असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का प्रोफाइल था ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट था। कुछ भी आपकी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुरंत वहाँ पे ट्रेनर अवेलेबल है, वो आपको तुरंत आपको गाइड करता था। अगर आपको, तो मैं ये बता रहा था आपको कि सेम बिल्डिंग में ट्रेनर भी अवेलेबल होते थे, सपोर्टिंग स्टाफ भी था, एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था। ऑन द अदर हैंड रिलायंस में क्या था, उस समय ADAG ग्रुप में उसने ज्वाइन किया था, जो कि ADAG ग्रुप बाद में बैंकरप्ट हो गया। अब देखो, ADAG ग्रुप उस समय HDFC ग्रुप से ज़्यादा फेमस था। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास उस समय इंडिया की सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क था उनके पास। CDMA मोबाइल फ़ोन पे वो काम करता था। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके उनकी सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई और अनिल अंबानी खुद भी बैंकरप्ट हो गए। ये मुझे उसी समय समझ में आ गया था जब वो अपने कंपनी के बारे में बताता था कि यार आज इस तरह से हुआ, वहाँ पे पेंट्री में से अलाउ नहीं है, सिर्फ बॉस लोग जाते हैं और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्लाइंट भी आता है, उसको अगर आप टी कॉफ़ी के लिए कहो तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, आपको बाहर से मंगाना पड़ता है। और बॉस जो बात करता है बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करता है, बहुत रूड बात करता है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। मतलब ऐसी चीज़ें कि जो लेक्चर में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे ये समझ में आ गया था कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर है। और धीरे धीरे हुआ क्या, ये मैं आपसे बता रहा हूँ, लगभग 2007-8 की बात बता रहा हूँ, 8 के आसपास की। तो लगभग 15 साल हो गए। 15 साल में अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियाँ बंद हो गई और HDFC ग्रुप हिंदुस्तान का नंबर 1 ग्रुप बन गया। मतलब 15 साल में जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन ये सिर्फ नहीं कह रहा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ही हाथ है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको रियल केस स्टडी बताया है जो मैंने खुद फील किया कि 15 सालों में जिस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया तरह से एम्प्लॉयज़ को ट्रीट किया, फैसिलिटीज़ दी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, लोगों को अच्छे से बात करा, कस्टमर को जेन्युइन हेल्प करी, एथिक्स के साथ प्रोडक्ट बेचे, ठीक है, किसी को मिससेल नहीं किया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इंडिया का HDFC बैंक एक प्राइवेट छोटा सा बैंक था जब स्टार्ट हुआ था, सब PSU बैंक बहुत बड़े बड़े बैंक थे। अब HDFC बैंक इंडिया का नंबर 1 बैंक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट 5 बैंक्स में से एक है। और HDFC ग्रुप को अगर आप ओवरऑल मिला लें तो रिलायंस और टाटा से भी भारी पड़ रहा है। मतलब उसका जो स्टॉक मार्केट में वेट है वो लगभग 18-20% का है। यानी स्टॉक मार्केट किधर जाएगी 20% HDFC ग्रुप डिसाइड करता है। रिलायंस का वेटेज 12% का है और TCS का और टाटा की कंपनियों का मिला के शायद 15% होगा। उससे भी हैवी वेट है HDFC इंडेक्स में। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का बहुत मैटर करता है। और टाटा ग्रुप का भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत अच्छा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिलायंस मुकेश अंबानी वाले ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जॉब करने के लिए टाटा की जॉब अच्छी है, HDFC की जॉब अच्छी है। यहाँ पे कल्चर अच्छा है।
जैसे मैंने आप लोगों को गूगल का वीडियो दिखाया था, तो गूगल अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखता है। इस तरह की जो कंपनियां हैं वो एक बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। जो गूगल का वीडियो हम लोगों ने देखा था कि वो उनको ब्रेकफास्ट दे रहा है, लंच दे रहा है, उनको लॉन्ड्री सर्विसेज दे रहा है, उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा है, उनके पेट्स को, बच्चों को भी टेक केयर कर रहा है। ये सब करने के लिए मतलब क्या है, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज नथिंग बट एन ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनैलिटीज। अ हेल्दी कल्चर इज फंक्शन ऑफ ऑनेस्टी, ट्रूथ, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। कल्चर इज समथिंग विच मैनेज कल्टिवेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारे सराउंडिंग का वो इन्वायरमेंट जिसमें हम कल्टिवेट होते हैं, ग्रो करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे सराउंडिंग में लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हेल्थ एंड हाइजीन का क्या ध्यान रखा जाता है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, सारी की सारी चीज़ें मिलके एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाती है। ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी कैसी है ओवरऑल, ठीक है। और एक हेल्दी कल्चर होगा तो एम्प्लॉय के लिए भी बहुत अच्छा होगा और ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। डेफिनेशन क्या है इसकी? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज डिफाइंड एज द ग्रुप नॉर्म्स। वो पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे एचडीएफसी ग्रुप का मैंने एग्जांपल लिया, तो उसके क्या नॉर्म्स है, टाटा ग्रुप, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, उन्होंने क्या अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। वो सारे के सारे लोग जब मिल के फॉलो करते हैं तो वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाता है। जैसे कि एचडीएफसी में कल्चर ये है कि जो बॉस है वो अपने सबऑर्डिनेट की हेल्प करता है, डांटता भी है लेकिन ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता है, कोई गाली गलौज नहीं करने लगता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एडीएजी ग्रुप में क्या होता था कि वो गाली दे के बात करते थे अपने एम्प्लॉय से, तो वो बहुत बुरा था, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे पूरा डिस्ट्रॉय हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज डिफाइंड एज द ग्रुप नॉर्म्स। वो ग्रुप किस नॉर्म्स को फॉलो करता है, किन वैल्यूज को फॉलो करता है, उनके बिलीफ सिस्टम क्या है, वो कैसे अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं, वो कैसे अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, वो कैसे अपने सबऑर्डिनेट को ट्रीट करते हैं। ये सब चीज़ें मिलके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाती हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, बिलीफ क्या है, एजम्पशंस क्या है, ये उसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है तो मतलब ट्रांसपेरेंसी है। कैसी ट्रांसपेरेंसी? मतलब ये नहीं हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि जो थोड़ा फैमिली बिजनेस होते हैं, या ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए बट लेकिन इंडिया में यही वर्ड चलता है, लाला बनिया वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेशनली मैनेज्ड नहीं है, फैमिली ड्रिवन है, तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि चंद्रशेखरन ने टीसीएस में एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था, फ्रंट लाइनर एज ए एग्जीक्यूटिव, और धीरे धीरे प्रमोट होते वो सीईओ बन गए, एमडी बन गए टीसीएस के। फिर रतन टाटा जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने अपनी जगह चेयरमैन बनाया साइरस मिस्त्री को, लेकिन साइरस मिस्त्री के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रतन टाटा का भी और बोर्ड मेंबर्स का भी, तो उनको हटाया गया और उनको हटा के चंद्रशेखरन को, जो कि टाटा फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, जो टाटा सन्स के शेयर होल्डर भी नहीं है, एक छोटा सा एम्प्लॉई जिसने एज अ फ्रंट लाइनर ज्वाइन किया था उनकी एक छोटी सी कंपनी में, बाद में वो बहुत बड़ी हो गई, उसके सीईओ को उन्होंने टाटा एंड सन्स का चेयरमैन बना दिया। उनके पास 25-30 साल का सिर्फ टीसीएस का एक्सपीरियंस था, तो अब वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, टाटा ग्रुप और ग्रो कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, कि कोई भी छुपा हुआ कुछ नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। ये स्कोर बोर्ड है, आप जैसा परफॉर्म करेंगे वैसे ही आपको नंबर मिलेंगे और वैसे ही आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। जैसे कोई भी असेसमेंट है किसी का, तो वो कोई ये नहीं है कि जान पहचान है, किसी का थोड़ा वेटेज लग गया, किसी ने उसको रेकमेंड कर दिया, कोई रेकमेंडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। लीडरशिप एथिकल होनी चाहिए, सेकंड पॉइंट जो है, एथिकल लीडरशिप होगी तो वो कल्चर को भी बढ़िया रखेगी, एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखेगी, कस्टमर्स का भी ध्यान रखेगी, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एचडीएफसी ग्रुप धीरे धीरे ग्रो करते करते इंडिया का इतना बड़ा ग्रुप बन गया कि स्टॉक मार्केट में सबसे हैवी वेट वही है। एलिमेंट्स इसके किन बेस पे टिका हुआ है, वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, ये कल्चर को डिफाइन करते हैं। उस ग्रुप के सीईओ की, उस ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट की क्या वैल्यूज हैं। अगर वो टाटा ग्रुप है, अगर वो एचडीएफसी ग्रुप है, एचडीएफसी ग्रुप को के ग्रुप चेयरमैन कौन है?
दीपक पारेख इसको चलाते हैं। और HDFC बैंक जो कि बहुत बड़ा कंपनी बन गया, वो भी एक छोटा सा बैंक था, तो HDFC बैंक में आदित्य पुरी ने उसको बहुत ग्रो किया है। अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ समय पहले रिज़ाइन कर दिया, मतलब रिटायर हो गए वो। और आदित्य पुरी पहले एक विदेशी बैंक में थे, दीपक पारेख उनको कन्विंस करके स्टैंडर्ड चार्टर से HDFC में लेके आए थे, और फिर उन्होंने HDFC को ज़ीरो से ग्रो करके इंडिया का फिर वर्ल्ड का टॉप 5 बैंक्स में से एक बना दिया। और दीपक पारेख बहुत विजनरी है, जो बड़ी बड़ी कोई क्राइसिस आती है, जैसे सत्यम स्कैम जब हुआ था तो उनको बुलाया गया था उसको सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह के लोग हैं, तो वो उस ग्रुप को वो चलाते हैं। टाटा एंड सन्स में क्या है, रतन टाटा है, साइरस मिस्त्री भी थे, बहुत अच्छा काम करते थे वो भी, चंद्रशेखरन है, और टाटा के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, सब वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, वैल्यूज़। अगर वैल्यूज़ अच्छी होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी अच्छा होगा। बिहेवियर कैसा है आपका, किन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, आपने क्या नॉर्म्स बना रखे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है आपकी कंपनी का, ठीक है, आपकी हिस्ट्री और ट्रेडिशन क्या है आपकी कंपनी का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी सोसाइटी का। तो अगर ये सब सारी चीज़ें बढ़िया है तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अपने आप अच्छा होगा। वो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, वो सोसाइटी का भी हो सकता है, आपके खुद के घर परिवार का भी हो सकता है। लोग क्या करते हैं कि शादी करते समय लड़का लड़की का बहुत बैकग्राउंड चेक करते हैं कि अरे किस परिवार को बिलोंग करता है, इनके पापा क्या करते थे, इनके बाबा क्या करते थे, इनके परबाबा क्या करते थे। क्यों चेक करते हैं? वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इनका हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन क्या है। कोई डकैत तो नहीं थे पहले जो बाद में हमारी बेटी या बेटे को प्रॉब्लम हो, तो ये लोग चेक करते हैं इस तरह से। वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, किस नॉर्म्स क्या है, ट्रेडिशन क्या है इनके आके। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, 3 तरह के कल्चर होते हैं, हायरार्किकल कल्चर, इनोवेटिव कल्चर और क्लैन कल्चर। दोनों में क्या डिफरेंस है? हायरार्की वाले में क्या होता है कि एक टॉप मोस्ट अपेक्स बॉडी, सबसे ऊपर MD, चेयरमैन, CEO, फिर उसके नीचे कंट्री हेड, वाइस प्रेसिडेंट्स, फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, फिर जोनल हेड्स, फिर एरिया मैनेजर्स, फिर ब्रांच मैनेजर्स, फिर सेल्स मैनेजर्स, फिर एग्जीक्यूटिव्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स, फिर उसके बाद ट्रेनीज़, जूनियर ट्रेनीज़। तो इस तरह की एक हायरार्की बनती है। तो ये क्या है? हायरार्की वाला कल्चर है, जहाँ पे हायरार्की को फॉलो किया जाता है। इस कल्चर में क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब ज़्यादातर इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी कल्चर को फॉलो करती हैं। तो जब मैं अलग अलग कंपनियों में ब्रांच हेड था या रीजनल हेड था, तो हम लोग को इसे अपने ब्रांच में नया इन्वर्टर लेना है, तो उसके लिए आप पहले मेल लिख रहे हैं, ठीक है, वो मेल पहले गया ऑपरेशंस में गया, फिर CC किया MD को। मतलब किसी हिंदुस्तान की किसी एक ब्रांच में, किसी शहर की एक ब्रांच में इन्वर्टर चेंज होना है तो वो भी MD को पता है, MD उसमें अप्रूवल दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि डिले बहुत होता है, ठीक है, छोटे छोटे काम के लिए बहुत डिले हो जाता है, बहुत अप्रूवल्स लगते हैं। और MD का दिमाग भी पक रहा है कि इन्वर्टर, अरे यार इन्वर्टर तो लगेगा ही लगेगा। जब अगर इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया है या लाइट की व्यवस्था नहीं है, बैकअप, उस कानपुर शहर में पहले लाइट ज़्यादा नहीं आती थी, 12 घंटे आती थी लाइट, तो आपको इन्वर्टर या जनरेटर लगाना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो लगना है ही है। तो उसमें भी लेकिन MD का दिमाग लग रहा है। तो इससे क्या होगा? MD अपने जो कोर इंटरेस्ट एरिया है, जो उसकी कोर एक्सपर्टीज, उसमें फोकस नहीं कर पा रहा है। CEO ऑफ द कंपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं, उस फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम होती है। इनोवेटिव कल्चर में क्या कर रहा है? दिस कल्चर इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं, क्या इन्वायरमेंट में नया क्या आया है, नया क्या चल रहा है। जैसे जो न्यू एज स्टार्टअप्स होते हैं वो इस तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे मेटा आया था, फेसबुक आया, और व्हाट्सएप ने जब अपने आप को स्टार्ट किया, ओला, उबर, ओयो, तो ये सब जो है इनोवेटिव कल्चर को, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्लाइंट कल्चर क्या होता है? ये कल्चर कोलैबोरेट करने पे, टीम वर्क पे, फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर पे काम करता है। मतलब जैसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन का आप वीडियो देखेंगे तो उनका ऑफिस अगर आप देखोगे तो ऑफिस जैसा नहीं लगेगा। ऐसे काउच रखे हुए हैं, बीन बैग पड़ा हुआ है, सोफे पड़े हुए हैं, और वहाँ पे वो अपना हाफ पैंट टी-शर्ट पहन के और बैठ के आराम से काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। वहीं पे फ्रिज रखा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें लगी हुई मेज पे, मतलब जस्ट फैमिली लाइक इन्वायरमेंट। 3-4 लोग बैठे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, उसने बगल वाले से ये दिखाना है जरा, वो फाइल भेजना, सब आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इस तरह का कल्चर होता है, मतलब बहुत फैमिली लाइक इन्वायरमेंट होता है। तो वो भी स्मॉल स्टार्टअप्स में ऐसा ज़्यादा होता है। मतलब जो बड़ी लेकिन ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे हायरार्की वाला ही फॉलो किया जाता है।
ठीक है। और मीडियम साइज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें इनोवेटिव और कई सारी टॉप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी इनोवेटिव कल्चर को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के कल्चर हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई किसी क्वेश्चन कोई? हाँ, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में। क्या फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो आपसे कितना एसोसिएटेड है, कितना इंगेज होते हैं आपके डे टू डे की एक्टिविटी में। तो अगर वो उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे आप कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज में अगर कोई इवेंट होंगे उसमें आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, कल्चरल इवेंट, लिटरल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट, और आपके पढ़ाई लिखाई वाले भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, क्विज होती हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, जितना ज़्यादा इंगेजमेंट होता है, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। और अगर इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट होता है ऑडियंस का भी कंपनी के साथ और एम्प्लॉई का कंपनी के साथ, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत एडवांटेज मिलता है। सेरेमनीज़ एंड रिचुअल्स होते रहने चाहिए। जैसे शुरुआत में जब मैं बता रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट जॉब थी मेरी, तो उस समय जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में गए तो उस समय होली का टाइम आने वाला था। तो होली के कुछ दिन पहले उन्होंने वहाँ पे होली पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें खाने पीने की चीज़ें सब लगा दिया गया, डीजे का फ्लोर लगा दिया गया, रंग गुलाल वहीं पे रखा हुआ है। तो सब लोगों ने वहाँ पे ऑफिस में ही एक होली सेलिब्रेशन किया। इसी तरह से अलग अलग 30 त्यौहार पे 26 जनवरी को, 15 अगस्त को डेकोरेट किया जाता है। सब लोग उसी तरह के ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के आते हैं। अगर रिचुअल्स, सेरेमनीज़, बर्थडे पार्टीज़, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो आपस में इंगेजमेंट बना रहता है लोगों का, सब उससे जुड़ते हैं और उनको ये लगता है कि ये ऑफिस जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा घर है। जितना इंपॉर्टेंस वो अपने घर को देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। जितना कंफर्टेबल और जितना एंजॉय वो घर में करते हैं, उतना ही वो कंफर्टेबल और उतना ही वो मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफिस में भी फील करते हैं। तो अगर आप ऑफिस में निगेटिव वाइब्स फील करेंगे, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होगा, आपको वहाँ पे जाने में, काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिचुअल, सेरेमनीज़ वगैरह होते रहने चाहिए। कस्टमर फोकस्ड, कस्टमर इज़ द किंग। तो हर एक पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब जेफ बेजोस, क्योंकि अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसका काम यह है कि उसका कुछ काम नहीं है, ना वो कोई प्रोडक्ट बनाता है, ना वो कुछ कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। वो खाली क्या करता है, प्लेटफॉर्म एक देता है। वो प्लेटफॉर्म इतना कंफर्टेबल होना चाहिए, इतना ईज होना चाहिए कि दुनिया के सारे प्रोडक्ट कस्टमर को उसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं। तो जब कभी भी वो मीटिंग्स लेते हैं तो क्या करते हैं, अपने बगल में एक चेयर खाली रखते हैं, कहते हैं इसमें कस्टमर बैठा हुआ है। हर बात पे कस्टमर ऑब्जेक्शन करता है कि तुम ये पॉलिसी क्यों बना रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो कस्टमर का ध्यान रख के ही कोई पॉलिसी बनाना। कोई भी पॉलिसी, कोई भी चार्जेस, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो। तो कस्टमर फोकस हमेशा होना चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। एथिकल इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या है? द मोस्ट कॉमनली एक्सपीरियंस एथिकल इश्यूज इंक्लूडिंग डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, अनएथिकल अकाउंटिंग, टेक्नोलॉजिकल अब्यूज, डाटा प्राइवेसी, डेटा ट्रैप, हेल्थ एंड सेफ्टी, फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। देखो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इनको अगर ऑर्गेनाइजेशन दूर कर दे तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अपने आप अच्छा हो जाएगा। पहला क्या, कोई भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी जेंडर का है, कोई भी कास्ट का है, कोई भी रिलीजन का है, सबको समान रूप से ध्यान देना है, सबका समान व्यवहार करना है सबके साथ, ठीक है। कोई हैरेसमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए आपके यहाँ, ठीक है। कोई अनएथिकल अकाउंटिंग, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड, कोई मिस सेलिंग, कोई चीटिंग, इस तरह की कुछ नहीं हो चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ कोई छेड़छाड़ या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज आपको नहीं लेना है। डाटा का बहुत ध्यान रखना है, जो कस्टमर का डेटा है उसको आपको बेचना नहीं है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके यहाँ बंदे काम कर रहे हैं और जो कस्टमर को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनके हेल्थ और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। सामान प्रॉफिट बाद में, पहले ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की और कस्टमर की सेफ्टी। और हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म नहीं करना है। कोई भाई भतीजावाद, किसी कोई हमारा रिलेटिव है, कोई उसको आगे बढ़ा दो, उसको ज़्यादा पेमेंट कर दो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये लेक्चर फिर हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।